नमस्कार। आज हमारे साथ इन पर्सन कार्यक्रम में मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ ड्रामेटिक डिपार्टमेंट और यूरोपियन स्टडीज़ की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर आशा पांडे, जिनको हाल ही में फ्रांस का सबसे बड़ा अवार्ड लीजन डी ऑनर अवार्डी से सम्मानित किया गया है। आशा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने एक महिला को इसके लिए चुना है जी। और एक महिला को जो राजस्थान में काम कर रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश में महिलाओं की कंडीशन सबसे ज़्यादा शोचनीय है। क्योंकि हम आप देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो राजस्थान की महिलाएं थोड़ी हमारी पिछड़ी रहती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा मैसेज है ये हमारी महिलाओं के लिए, राजस्थान की मेरी बहनों के लिए, कि आगे बढ़ना है और सक्सेस को अपने इस तरह से काम करना है कि सक्सेस आपके कदम चूमे। हर महिला के लिए ये एक मैसेज है। जी, आपने फ्रेंच लैंग्वेज को इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है कि आज आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपको क्या लगता है आगे इसकी और क्या संभावना है? संभावनाएं तो बहुत हैं जी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है केवल। जी। हाँ, अभी तो आगाज ही है, अंजाम तो देखना है अभी हमको। जी। शुरुआत तो हमने, जब मैं यहाँ आई थी, एक भी जगह फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाती थी। मैं 27 साल मैंने इस क्षेत्र में काम करके फ्रेंच को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं एक थोड़ा सा आपके उसमें वो करना चाहूँगी। ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड तो मैं अभी हूँ, पर मैं थ्रू आउट हेड रही हूँ फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ की। तो फ्रेंच मैंने ही इस्टेब्लिश किया है, लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ाना। यूनिवर्सिटी में केवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा क्लासेस होती थी जब मैं आई थी जी। और उसके बाद मैं जब पहुंची हूँ यूनिवर्सिटी, मैंने ज्वाइन की है, तब यहाँ पर पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हुए 3rd लेवल के। और उसके बाद आज हमारे पास मास्टर्स है, हमारे पास PhD है, इतने सारे रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे हैं। और देश में, हमारे सिटी में, जयपुर शहर में केवल 25 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारी फ्रेंच पढ़ा रही हैं, जिसकी सब टीचर्स थैंक्स टू हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की वजह से उनको मिल पाई हैं अच्छी टीचर्स। तो ये सब दिखाता है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पर आप इतना कुछ कर सकते हो। और तो जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे तो मंजिल बहुत दूर है अभी। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तक के अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए आप। सफ़र मेरा, आई हैव एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। मेरे को हर पल उसका मैंने एंजॉय किया है, खुशी से देखा है। जो मुझे लगता है टीचिंग, पढ़ाने जैसा प्रोफेशन कोई दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि आप जब यंग बच्चों के साथ रहते हो, आपके जैसे उनके साथ काम करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी मिलती है, एक एंथुजियाज्म मिलता है, एक जोश आप में रहता है। उनको देख के वो आप में भी ट्रांसफ़र होता है। तो आप हमेशा यंग रहते हो बच्चों के साथ पढ़ाने में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप खुद भी इवॉल्व होते हो। जी बिल्कुल। आप पढ़ाते पढ़ाते, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप पढ़ा नहीं पाओगे। और जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट बच्चों की मिलती है। ये कहना गलत है कि आजकल के बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर अच्छी टीचर हो तो बिल्कुल इतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है, उतना ही प्यार मिलता है आज भी जितना पहले मिलता था। हमको भी, शिक्षकों को भी ये ज़रूरत है कि हम अपने को उस स्तर तक पहुँचाएँ जिस पे बच्चे अपने आप नतमस्तक हों हमारे सामने, अपने व्यवहार से, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, मुझे तो हर पल इसमें खूबसूरत लगा है। और क्योंकि मैं इतनी पैशनेट थी, मेरे में एक जज्बा था फ्रांसीसी कल्चर और फ्रेंच की भाषा को बढ़ाने का आगे, कि मुझे कभी ये लगा ही नहीं, थकान नहीं महसूस हुई। मुश्किलें तो आई, पर मैंने कभी उसको मुश्किल नहीं समझा। उसको बस एक स्टेप अपनी जर्नी का समझते हुए आगे बढ़ती चली गई और इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे पद तक पहुँच गए हैं आज, और आज भी मेरे से टच में रहते हैं, विदेशों में वहाँ से भी ईमेल भेजते हैं।
मुझे बहुत खुशी होती है उनकी सक्सेस देख के। वही मेरा रिवॉर्ड है। हर टीचर का रिवॉर्ड उसके बच्चे की सक्सेस है, उसके स्टूडेंट की सक्सेस है। एंड मुझे तो भगवान की दया से बहुत मिली है ये जी। इतने रिवॉर्ड मिले हैं कि मेरे हाथ थकते नहीं हैं उसको थैंक्स देते हुए भगवान को। जी। फ्रेंच कल्चर को इतना राजस्थान में स्पेशली इतना फैलाना, फ्रेंच लैंग्वेज पे इतनी कमांड, ये सब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और इसका श्रेय आप किसको देती हैं? इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वेल शुरुआत में तो बिल्कुल ये अचानक ही हुआ जी। और मेरा कोई इरादा फ्रेंच पढ़ने का नहीं था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे माँ बाप चाहते थे क्योंकि मेरे 3 भाई इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा एक बच्ची डॉक्टर होनी चाहिए घर में। उस ज़माने में क्या, आज के ज़माने में भी अक्सर माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चा क्या बनेगा। हमारे यहाँ बाहर के देशों से कुछ अलग कल्चर है। तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए डॉक्टरी का क्षेत्र चुना था और दिमाग ठीक ठाक था, अच्छे मार्क्स लाती थी, तो उन्होंने कहा कोई शंका नहीं थी कि मैं चली जाऊँगी, उसमें एडमिशन हो जाएगा। चांस की बात है कि हम लोग जैसे ही मेरा स्कूलिंग फिनिश हुई तो मेरे फादर रिटायर हो गए। हम लोग पूना में थे उस समय, अब वी वर इन खड़कवासला पूना। वहाँ से रिटायर होके वो गांव चले गए अल्मोड़ा, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा दिल्ली मेरे ब्रदर के पास। जी। और जब मैं अपने ब्रदर, सबसे बड़े भाई साहब मेरे बहुत बड़े विद्वान थे रशियन भाषा के, वो पहले यहाँ के इंडियन थे जिन्होंने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से रशियन साहित्य में पीएचडी की उपाधि पाई थी। और वो प्रोफेसर थे जेएनयू में उस समय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, वो रशियन भाषा पढ़ाते थे। तो मैं उनके पास रही और उस समय बाई चांस ऐसा हुआ कि साइंस के जो एडमिशन्स दिल्ली में ओवर हो चुके थे कॉलेज लेवल के, स्कूल के बाद के। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि वो देश विदेश घूमे हुए थे, 6 साल मॉस्को में रहे थे, यूरोप भी घूमे हुए थे। उन्होंने कहा फ्रांस बहुत अच्छी, फ्रांसीसी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। और उस समय नया नया कोर्स शुरू हो रहा था जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। दे वर जस्ट स्टार्टिंग द फर्स्ट बैच। इन्होंने एक 5 years इंटीग्रेटेड मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया था, उसका पहला बैच था। तो उन्होंने कहा आप इसको ज्वाइन कर लो, मज़ा आता है तो आगे कंटिन्यू कर लेना, नहीं आता है तो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेके फिर अपने मेडिकल वाला अपना फॉलो अप कर लेना। मैंने कहा इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो उस हिसाब से मैंने एडमिशन लिया जेएनयू में। और पहले साल में जो मेरी टीचर्स थी, जो मुझे एटमॉस्फेयर मिला वहाँ पे, और जो भाषा मैंने सीखी, तो मैं तो उससे आई फेल इन लव विद फ्रेंच और फ्रांसीसी भाषा और कल्चर से। और मैं आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द क्लास। और मेरी टीचर्स थी, उसमें फ्रेंच टीचर भी थी 2, जिन्होंने अभी मेरे पास बड़ा अच्छा उनका ईमेल भी आया है जब उनको पता चला मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला है। पेरिस में हैं दोनों, और उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था फ्रेंच, तो मैं तो बस फ्रेंच की ही होके रह गई उसके बाद। आपने बताया कि शुरू में आपको काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको? वो कहते हैं ना, गालिब का एक शेर है, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। हर मुश्किल को आप मुश्किल नहीं समझें, इट इज़ जस्ट अ स्टेप अहेड। मुश्किल तो किसकी नहीं आती, कुछ भी काम करोगे आप, नया काम कोई भी करोगे तो उसमें देयर इज़ अ सेइंग, वेरी फेमस सेइंग, बियॉन्ड फियर लाइज फ्रीडम। डर के जो रुक गया वो खत्म हो गया वहीं पे, जो डरा नहीं, जो आगे बढ़ गया, हाँ, वो आगे बढ़ता रहता है ज़िंदगी में। और उसमें मुश्किलें तो आएंगी ही, कोई भी नया पाथ आप ब्रेक करोगे तो मुश्किलें ज़रूर आएंगी। उसको अगर आप अपने एक पड़ाव समझते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो बढ़ते ही जाओगे, और अगर आप उसको मुश्किल समझ के बैठ जाओगे तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो मैंने तो कभी मुश्किल को मुश्किल समझा ही नहीं। गालिब साहब ने सही कहा है और मैंने वही फॉलो किया। उसको आसान बना लिया हर मुश्किल को। अच्छा, तो क्या कोई सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से आपको? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सपोर्ट, हमने इंडो फ्रेंच कल्चरल सोसाइटी एक बनाई थी, उसके हमारे कुछ जाने माने लोगों ने मिलके, और उसमें काम तो मैंने किया पर उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पे जो मैं चाहती थी करने के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिया है। आज तक वो लोग मेरे साथ हैं। उसमें से कुछ लोग पहले थे, कुछ बाद में नहीं रहे, कोई बाहर चले गए, वो चले गए, पर हर किसी ने जो भी इसमें हमारे साथ रहा है उसने भरपूर योगदान दिया है। बिना आप टीम वर्क के आगे नहीं बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। यू हैव टू हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल विद यू। और घर में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहे मेरे हस्बैंड, जिन्होंने हमेशा मुझे, मतलब कई बार जब मैं डाउन एंड आउट होती थी बिल्कुल, तब भी ही से नहीं करो। तो मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया था मैंने 1990 में,
पहली बार हिस्ट्री में राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक इंटरनेशनल बच्चों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर 1990 वाज द टाइम जब ना तो टेलीफोन होते थे इंटरनेशनल, ना क्रेडिट कार्ड्स होते थे, ना कोई एक्सप्रेस मेल्स होती थी, मतलब स्नेल मेल जिसे कहते हैं ना, चिट्ठी भेजो यहाँ से तो 15 दिन में पहुँचती, 6 दिन में वहाँ पहुँचती थी, 6 दिन में जवाब आता था, 12 दिन तो कम से कम एक चिट्ठी का जवाब आने में लगती थी। ऐसी कंडीशंस में मैंने 15-16 बच्चों का पहला बैच लेके मैं फ्रांस गई हूँ अकेली। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतनी घबराहट थी कि कुछ भी किसी बच्चे को हो जाए, हर माँ बाप का बच्चा उससे सबसे प्यारा होता है, और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन सबकी सेफ्टी को देखना, उनके कंफर्ट को देखना, प्लस ये देखना कि सब कुछ स्मूथली चलता जाए। और उसके लिए जो मैंने मेहनत करी है, मैं तो कई बार मुझे लगता था मैं क्यों, मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्यों कर रही हो तुम इतना। मैंने कहा नहीं, इन बच्चों ने, मैं जब 19 साल की थी तब मैंने पेरिस जाके पढ़ाई की थी। आई वॉज ओनली 19 ईयर ओल्ड, एंड वो सन 74 की बात है, 74 की। उस ज़माने में बहुत कम लोग बाहर जाया करते थे, आज तो आम बात हो गई है। प्लस हिंदुस्तान में भी उस समय टेलीविज़न शुरू ही हुआ था केवल, तो हमको बिल्कुल कोई भी एक आइडिया नहीं था कि क्या विदेश है, और यंग थे हम भी, 19 साल के थे उस समय। उस समय जो हम लोग वहाँ गए हैं, जो मैंने पढ़ाई करी है वहाँ पे और पेरिस में रही हूँ, मेरा तो पूरा होराइजन ओपन अप हो गया था, यू नो। और मैं चाहती थी वो एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स को राजस्थान यूनिवर्सिटी के मिले, इसीलिए मैंने शुरू किया। और कई बार होते थे, कई मोमेंट्स ऐसे होते थे, लोग भी डाउट करने लगते हैं, लोग तरह तरह की बातें भी, आपके कलीग्स ही जेलस होते हैं, यू नो, दे तरह तरह की बातें बनाते हैं कि थिंकिंग कि कुछ भी कहते रहते हैं उल्टा सीधा। तो एक आध बार मेरे को लगा, मैंने कहा मैं क्यों कर रही हूँ, ये सब सुनने के लिए कर रही हूँ क्या। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुमने मेरे से कहा था कि जो तुझे फील हुआ था उस समय 19 साल की उम्र में, वो तू चाहती है ये बच्चों को एक्सपीरियंस हो, डू इट फॉर देम, यू आर डूइंग इट फॉर देम एंड यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। तो उस समय उन्होंने जो मुझे इनकरेजमेंट दिया है, और भी समय जब भी मैं डाउन एंड आउट हुई हूँ, वो हमेशा नहीं तुम चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। दूसरा, मेरे इन लॉज हमेशा मेरे साथ रहे हैं 30-32 साल से, फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, छोटा बच्चा मेरा बेटा गौतम वॉज ओनली 1 ईयर ओल्ड जब मेरी मदर इन लॉ ने कहा तुमको नौकरी करनी है करो, मैं हूँ घर में, मैं बच्चे को संभालूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 साल का उसको छोड़ के मैं फ्रांस गई थी फेलोशिप पे, और वो दादी के पास ही रहा था। तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों की बहुत सपोर्ट मिली, और उनका आशीर्वाद भी रहा साथ में। मेरी मदर इन लॉ अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे लास्ट नवंबर। I wish she was there, but I'm sure wherever she is, she must be happy. You know, father-in-law भी अभी 92 के हैं, he is with us, but he is not too well also these days. I'm hoping that he gets well soon. तो आपने बहुत कोशिशें करी हैं इस अवार्ड तक पहुंचने के लिए। हाँ बिल्कुल, बिना there is no gain without pain. अच्छा, ये बताएं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज को आपने इतने आगे पहुंचा दिया कि उसकी वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है राजस्थान में। बहुत। तो आप ये देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं आप? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जो आलियांस फ्रांसिस मैंने इस्टेब्लिश किया है, वो 1999 में 20 बच्चों से शुरू किया था। आज वहाँ पे 1000 बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं ओवर द ईयर। अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। इन बच्चों को जब एक, इट्स लाइक अ बेबी यू हैव नर्चर्ड, इतना सेटिस्फैक्शन होता है, आउट ऑफ नथिंग यू हैव क्रिएटेड समथिंग। उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। और वो मेरा वॉलंटरी वर्क है, दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो मुझे मिला है, इतना भगवान ने दिया है कि हमें कुछ तो, हम जैसे कहते हैं ना हमेशा, आप ये नहीं सोचना चाहिए देश ने आपको क्या दिया, आप क्या दे रहे हो। जी बिल्कुल। अगर हम में से हर एक ये सोचने लग जाए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। आज हमको सबसे ज़्यादा देश को ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, एम्प्लॉयबल नहीं है। तो मेरा केवल यही है, मैं ये एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ये सब जो कोर्सेज मैं चला रही हूँ, उससे इनको एक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, एक नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। ये इसकी ज़रूरत है आज, और उस दिशा में मैं काम कर पा रही हूँ। इसकी मुझे बहुत खुशी है, और भगवान को बहुत धन्यवाद है कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस तरह किसी के काम आ सकूँ, राजस्थान के काम आ सकूँ, अपने देश के काम आ सकूँ। जी बिल्कुल। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आशा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में।